नमस्ते। बुक समरी इन शॉर्ट हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के सफर पर चलने वाले हैं जो दिल को छू जाती है। ये क्रिस्टिन हना की लिखी हुई द वुमेन की कहानी है, उन औरतों की कहानी जिनके बारे में इतिहास ने शायद उतनी बात नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। पर कहानी शुरू करने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। जब हम हीरो शब्द सुनते हैं तो मन में क्या तस्वीर आती है? शायद एक फौजी की, यूनिफॉर्म में एक आदमी की। लेकिन क्या औरतें हीरो हो सकती हैं? यही सवाल इस पूरी किताब की रूह है। औरतें हीरो हो सकती हैं? ये 1966 है, पूरी दुनिया बदल रही है। बस ये कुछ लफ्ज हमारी प्रोटैगनिस्ट फ्रैंकी मैकग्राथ की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देते हैं और उसे एक ऐसे अनजाने सफर पर ले जाते हैं जिसके लिए वो, सच कहूं तो, बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तो चलिए फ्रैंकी के इस कमाल के सफर को शुरू से समझते हैं। हम उसके भोले सपनों से शुरू करेंगे, फिर वियतनाम की कड़वी सच्चाइयों को देखेंगे और आखिर में देखेंगे कि उसने अपनी पहचान और अस्तित्व की लड़ाई कैसे जीती। तो कहानी शुरू होती है साल 1966 में। जगह है कैलिफोर्निया का एक खूबसूरत सा कोरोनाडो आइलैंड। यहाँ हम मिलते हैं 20 साल की फ्रांसिस, जिसे सब प्यार से फ्रैंकी बुलाते हैं। उसकी जिंदगी बिल्कुल एक सपने जैसी है, एक सुरक्षित प्यार भरा माहौल जहां उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। फ्रैंकी का परिवार एक ट्रेडिशनल मिलिट्री परिवार है। उनके घर में सेना में देश की सेवा करना सबसे बड़ा गर्व माना जाता है। उसके पापा के ऑफिस में एक हीरोज वॉल है, मतलब एक दीवार जो सिर्फ यूनिफॉर्म पहने मर्दों की तस्वीरों से सजी है। फ्रैंकी अपने बड़े भाई फिल्ले से बेइंतहा प्यार करती है, जो अब वियतनाम जाने की तैयारी में है। उस जमाने में फ्रैंकी जैसी पढ़ी लिखी अच्छे घर की लड़कियों के लिए जिंदगी के रास्ते पहले से ही तय होते थे। या तो नर्स बनो, या टीचर, या सेक्रेटरी, और उसके बाद एक अच्छे लड़के से शादी करके एक अच्छी पत्नी और माँ बन जाओ। फ्रैंकी ने भी इस सच को आसानी से मान लिया था, बिना कोई सवाल किए। लेकिन फिर एक शाम सब कुछ बदल जाता है। उसके भाई का एक दोस्त राय वॉल्च उस हीरोज वॉल को देखते हुए फ्रैंकी से एक बहुत ही सरल सा सवाल पूछता है, यहाँ शादी की तस्वीरों के अलावा औरतों की कोई और तस्वीर क्यों नहीं है? ये सवाल एक चिंगारी की तरह फ्रैंकी के दिमाग में लगता है और उसकी पूरी सोच को झंझोड़ कर रख देता है। राय के उन शब्दों से एक नई हिम्मत पाकर और अपने भाई के करीब रहने की चाहत में फ्रैंकी एक बड़ा फैसला लेती है। वो नर्सिंग स्कूल पूरा करके आर्मी नर्स कॉर में शामिल हो जाती है और वियतनाम के लिए निकल पड़ती है। उसे लगता है वो भी देश की सेवा कर सकती है, वो भी एक हीरो बन सकती है। लेकिन वियतनाम में कदम रखते ही उसका पहला दिन ही उसके सारे भ्रम तोड़ देता है। उसका सामना होता है मैस किल से, यानी मैस कैजुअल्टी। एक साथ इतने जख्मी सैनिक हेलीकॉप्टर से उतरते हुए, चीखें, खून और ऐसी दहशत जिसकी उसने फिल्मों में भी कल्पना नहीं की थी। उसे उस पल एहसास होता है कि वो इस भयानक सच्चाई के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। देखते ही देखते कोरोनाडो आइलैंड की वो भोली भाली फ्रैंकी एक सख्त और बेहद काबिल सर्जिकल नर्स में बदल जाती है। उसकी दुनिया अब डीपीसीज यानी घावों को कुछ दिन बाद सिलना, जख्मों की वजह से हाथ पैर काटना, लगातार आते जख्मी सैनिकों के पुशेस और अचानक होने वाले मॉर्टर हमलों के बीच सिमट जाती है। प्लाईखू, जिसे रॉकेट सिटी कहते थे, वहाँ वो 10 दिन में 100 घंटे से भी ज्यादा काम करती है। इस ना रुकने वाली दहशत और मौत के माहौल में उसकी सांस लेने की वजह बनती है उसकी 2 साथी नर्सें, एथल और बार्ब। एक बेबाक और रेडिकल सोच वाली, एक गांव की सीधी साधी लड़की और एक अच्छे घर की लड़की। ये अजीब सा कॉम्बिनेशन उनकी दोस्ती, रिश्तों से बढ़कर हो जाती है। ये जंग उन्हें सगी बहनों से भी ज्यादा करीब ले आती है। वियतनाम में 2 बेहद मुश्किल टूर्स पूरे करने के बाद फ्रैंकी को लगता है कि उसने सबसे बुरा दौर देख लिया है। पर उसे ये नहीं पता था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल लड़ाई तो अभी शुरू होने वाली थी, घर वापस आने की लड़ाई। उसने सोचा था कि जब वो वापस जाएगी तो उसका स्वागत एक हीरो की तरह होगा, परिवार को उस पर नाज होगा, लोग उसके अनुभवों को समझना चाहेंगे। लेकिन हकीकत एक बुरा सपना साबित हुई। एयरपोर्ट पर जंग का विरोध कर रहे लोगों ने उस पर थूका। उसके अपने परिवार ने उसकी सेवा को एक शर्मिंदगी की तरह छुपाया। हर तरफ नफरत और झूठ था। और सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात थी लोगों का इनकार। जब भी वो हिम्मत करके किसी को बताती कि वो वियतनाम में एक नर्स थी तो उसे बस एक ही जवाब मिलता, वियतनाम में कोई औरतें नहीं थी बेटा। सोचिए, उसके अपने परिवार ने सबसे ये झूठ बोल रखा था
कि फ्रैंकी पढ़ने के लिए यूरोप गई थी। उन्होंने उसके अस्तित्व को ही नकार दिया था। यहाँ एक छोटा सा विचार है। फ्रैंकी की कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी-कभी सबसे गहरे जख्म जिस्म पर नहीं, रूह पर लगते हैं, और उन जख्मों को भरने के लिए सबसे पहला कदम ये मानना होता है कि हाँ, वो जख्म मौजूद हैं। घर आने के बाद भी जंग फ्रैंकी का पीछा नहीं छोड़ती। अब वो जंग उसके अंदर छिड़ चुकी थी। डरावने सपने, अचानक घबराहट होना, बेबात का गुस्सा और एक गहरा अकेलापन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अमेरिका पूरी तरह बदल चुका था और वो इस नए अमेरिका में कहीं भी फिट नहीं हो पा रही थी। जिस तकलीफ से फ्रैंकी और उसके जैसे लाखों सैनिक गुजर रहे थे, उसे आज हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या PTSD के नाम से जानते हैं। लेकिन उस दौर में ये एक ऐसी अनजान लड़ाई थी जिसका कोई नाम नहीं था, जिसे कोई समझता नहीं था। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो हर सैनिक अकेले चुपचाप लड़ रहा था। जब फ्रैंकी मदद के लिए वेटरन्स अफेयर्स यानी सैनिकों के हॉस्पिटल जाती है, तो वहां भी उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया जाता है। उसे साफ साफ कह दिया जाता है, ये सुविधाएं उन वेट्स के लिए हैं जिन्होंने एक्शन देखा है, तुमने आमने सामने की लड़ाई नहीं देखी। क्योंकि वो एक औरत थी, उसे एक असली सैनिक, एक वेटरन माना ही नहीं जा रहा था। यहाँ एक और बात समझने वाली है, जब पूरी दुनिया आपसे मुंह मोड़ ले, तो कभी कभी सबसे बहादुरी का काम उन लोगों को तलाशना होता है जिनके जख्म आपके जैसे हों। अक्सर शिफा पाने का सफर एक साथ आने से ही शुरू होता है। जब फ्रैंकी टूटने की कगार पर पहुंच जाती है, तभी उसकी जिंदगी में उम्मीद की एक किरण आती है। वो उन दूसरी औरतों से जुड़ती है जिन्होंने उसकी तरह वियतनाम में या दूसरी जंगों में चुपचाप देश की सेवा की थी, और यहीं से आखिरकार उसके जख्मों के भरने का लंबा सफर शुरू होता है। वो मोंटाना में एक रैंच पर एक कम्युनिटी बनाने में मदद करती है, जिसका नाम वो द लास्ट बेस्ट प्लेस रखते हैं। ये जगह उन सभी औरतों के लिए एक पनाहगाह बन जाती है, एक ऐसी सुरक्षित जगह जहां वो बिना डर के, बिना जज किए जाने के अपनी कहानियां एक दूसरे से बांट सकती हैं। और यहीं फ्रैंकी का सफर एक खूबसूरत मोड़ लेता है। वो अपने दर्द को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेती है। एक जख्मी इंसान से वो अब दूसरों के जख्मों पर मरहम लगाने वाली बन जाती है। वो अपनी जैसी हजारों बहनों को उनकी खोई हुई आवाज और उनकी छीनी हुई कहानी वापस दिलाने में मदद करती है। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे भावुक पल पर। तारीख है 13 नवंबर 1982। जगह है अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC। यहाँ वियतनाम वेटरन्स मेमोरियल यानी वियतनाम के शहीदों की याद में बने स्मारक का उद्घाटन हो रहा है। अब ये जो तस्वीर है ना, ये बेहद खास है। ये उस स्मारक की है जो सालों बाद खास तौर पर उन भुला दी गई औरतों के सम्मान में बनाया गया जिन्होंने वियतनाम में सेवा की थी। ये उस लड़ाई का जीता जागता सबूत है जो फ्रैंकी जैसी औरतों ने शुरू की थी। उस दिन उस जगह पर हजारों सैनिक, मर्द और औरतें पहली बार एक साथ एक जगह खड़े थे। फिजा में एक अजीब सा एहसास था। बिछड़े हुओं के मिलने की खुशी थी, पर साथ ही अपनों को खोने का गहरा दुख भी। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि आखिरकार इतने सालों बाद उन्हें देखा जा रहा था, उन्हें माना जा रहा था। फ्रैंकी अपने माँ बाप बार्ब और एथिल के साथ वहीं खड़ी थी। जिन औरतों को सालों तक अनदेखा किया गया, जिनकी आवाज को दबा दिया गया, उनके पास पूरी दुनिया को बताने के लिए एक कहानी थी। भले ही दुनिया अभी भी उस कहानी को सुनने के लिए पूरी तरह तैयार ना हो। और उनकी वो कहानी सिर्फ 3 साधारण शब्दों से शुरू होती थी। वहां 3। ये 3 शब्द उनकी पूरी लड़ाई, उनका पूरा अस्तित्व, उनका दर्द, उनकी हिम्मत और आखिर में उनकी जीत का सबूत थे। ये उन सभी औरतों की आवाज थी जिन्होंने खामोशी में, अंधेरे में अपने देश की सेवा की थी। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर आ जाते हैं, हीरो होने का असली मतलब क्या होता है, और हम समाज के तौर पर किन लोगों की कहानियों को याद रखने का फैसला करते हैं। द वुमेन हमें उन आवाजों को सुनने पर मजबूर करती है जिन्हें हमने शायद कभी सुनने की कोशिश ही नहीं की। बुक समरी इन शॉर्ट हिंदी में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब और उसकी एक नई अनोखी कहानी के साथ।